कि पाचन का समापन कहाँ होता है, समाप्त कहाँ होता है? तो आप ज़्यादा नहीं खाएंगे, खाली पेट ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे, तो हम इससे बच सकते हैं। खैर, आइए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ ध्यान से ये जान लेंगे कि अमाशय में तीन रस का स्राव हुआ, तीन पदार्थों का स्राव हुआ: हाइड्रोक्लोरिकम, श्लेष्मा और ये पाचक रस। पाचक रस जिसमें मैंने बताया कि वो पेप्सिनोजेन जो पेप्सिन में बदल जाता है और प्रोटीन का पाचन करता है। तो प्रोटीन का पाचन शुरू हो गया, या हो गया कहाँ? अमाशय में। अमाशय से भोजन अब आगे चलता है। अमाशय से भोजन पहुंचता है छोटी आंत में। छोटी आंत एक नली नुमा रचना है, कुंडलित नली नुमा रचना है, जो लंबी है, लगभग 6 मीटर के आसपास है। और इसमें पहुंचने के क्रम में यहाँ कुछ ग्रंथियां हैं हमारे पेट में जो जुड़ी हुई हैं इस नली से, जैसे यकृत। यकृत के बारे में यहाँ एक प्रश्न पूछा जाता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, लीवर। लीवर से जो पदार्थ स्रावित होता है उसका नाम है पित्त, बाइल। वो हरे पीले पदार्थ रंग का पदार्थ होता है, और लीवर से स्रावित होकर के वह गॉल ब्लडर, पित्ताशय में जमा हो जाता है। पित्ताशय में जमा होकर के और पित्ताशय से फिर छोटी आंत में या भोजन के पास तक वो जाने की पित्त वाहिनी नलिकाएँ होती हैं, उससे पहुंचता रहता है और भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करता है। आप यहाँ याद रखने की चीज़ है कि पित्त जो यकृत से स्रावित होता है, पित्ताशय में जमा होता है, वह भोजन के वसा को पचाने में मदद करता है। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। पित्त जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। गॉल ब्लडर इज द स्टोर हाउस ऑफ बाइल, ये आप याद रखेंगे। अब छोटी आंत में दो काम होता है। एक तो भोजन के पाचन का समापन हो जाता है, भोजन के पचने का काम फिनिश हो जाता है, समाप्त हो जाता है। दूसरा काम होता है भोजन में जो पोषक तत्व हैं उन पोषक तत्वों का अवशोषण कर लिया जाता है। और ये अवशोषण करने के लिए छोटी आंत में उसके भीतरी परत पर उंगली नुमा बहुत सारी रचनाएं होती हैं। उंगली की तरह उभार होता है भीतर की ओर, और इनको रसांकुर या रसांगुल या अंग्रेजी में विलाई बोलते हैं। इन रसांकुरों के द्वारा भोजन के पोषक तत्वों का अवशोषण कर लिया जाता है और भोजन को आगे बढ़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो भोजन पहुंचता है बड़ी आंत में। आपको यहाँ याद रखना है कि छोटी आंत में दो कार्य हुए, भोजन समाप्त हो गया। ये प्रश्न पूछा जाता है कि भोजन के पाचन का समापन कहाँ होता है, समाप्त कहाँ होता है? तो आप कहेंगे छोटी आंत में। भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। ये दो काम होते हैं छोटी आंत में। उसके बाद भोजन पहुँचा बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भोजन अर्ध तरल पदार्थ के रूप में पहुँचता है, और बड़ी आंत में एक ही काम होता है, वह है भोजन से पानी का, जल का अवशोषण। भोजन में जो जल की मात्रा अभी बनी हुई है उसको बड़ी आंत के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और शेष बचे हुए भाग को जो या तो भोजन का अनपचा भाग है या जिसकी ज़रूरत शरीर को नहीं है, वह भोजन के शेष अंश को बड़ी आंत के द्वारा मलाशय में भेज दिया जाता है, और मलाशय से वो एनस के द्वारा शरीर से बाहर हो जाता है, भोजन निकल जाता है। तो एक ये पाचन की प्रक्रिया हुई। यहाँ एक चीज़ और याद रखना है कि जो भोजन की शुरुआत कहाँ से हुई? मुख गुहिका से, और मुख गुहिका से भोजन की जो यात्रा हुई
वो अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय होते हुए एनस तक, गुदा द्वार तक उसकी यात्रा है। यह जो एक नली है जो कुंडलित है, कहीं ग्रंथि की तरह थैलीनुमा है, इस पूरे नली को आहार नाल बोला जाता है, एलिमेंट्री कैनाल बोला जाता है। यानी भोजन की को जिस ट्रैक से गुजरना पड़ता है, उस पूरे लंबे ट्रैक को, उस पूरे लंबे नलीनुमा ट्रैक को हम बोलेंगे एलिमेंट्री कैनाल। इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर की होती है पूरी। और दूसरी बात यहाँ ये भी याद रखें कि इस एलिमेंट्री कैनाल में माउथ कैविटी माने मुख गुहिका, ग्रास नली, ये अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय के साथ कुछ ग्रंथियां भी जुड़ी हुई हैं। जैसे मैंने कहा यकृत, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, फिर पित्ताशय, फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो छूट रही थी, वहाँ अमाशय के तुरंत नीचे अग्नाशय होता है। अग्नाशय भी पाचन में अति इम्पॉर्टेंट रोल करता है। अग्नाशय से ट्रिप्सिन, इंसुलिन, लाइपेज इत्यादि एंजाइम्स निकलते हैं और वो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को पचाते हैं। आप यहाँ याद रखें कि इंसुलिन की कमी से एक बीमारी होती है जिसको आम आदमी भी जानता है और सब लोग जानते हैं, उसको मधुमेह कहा जाता है, डायबिटीज़। मधुमेह किस पदार्थ की कमी से होती है? इंसुलिन। और इंसुलिन निकलता कहाँ से है? अग्नाशय से, पेंक्रियाज से। तो ये सारी बातें हैं। फिर मैं एक रिपीट करूं कि लार ग्रंथियों से जो लार निकलता है उसमें कौन सा पाचक है? टाइलिन। टाइलिन से किसका पाचन हुआ? कार्बोहाइड्रेट का। फिर अमाशय में कौन कौन से रस निकले? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस, श्लेष्मा और पाचक रस, पेप्सिनोजेन। अमाशय में किसका पाचन हुआ? तो अमाशय में पाचन हुआ प्रोटीन का। प्रोटीन को पचाने में कौन सा पाचक रस काम करता है? पेप्सिन। भोजन आगे बढ़ा, यकृत से फिर पित्त। यहाँ याद रखिए, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। अग्नाशय से कौन कौन से पाचक रस निकलते हैं? तो ट्रिप्सिन, इंसुलिन, लाइपेज इत्यादि इत्यादि। इंसुलिन की कमी से कौन बीमारी होती है? चीनी रोग, मधुमेह या डायबिटीज़। तो ये चीज़ें हैं। और ये पूरा जो अंग, जिन जिन अंगों की मैंने चर्चा की जो इस पाचन में सहायक हैं, इनके पूरे समूह को हम पाचन तंत्र बोलते हैं। यानी पाचन तंत्र में जो अंग शामिल हैं उसमें किनका किनका हम नाम रख सकते हैं? तो मुख गुहिका, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय, पित्ताशय, यकृत। इन सारे अंगों के द्वारा जो सिस्टम बना, जो तंत्र बना, वह है पाचन तंत्र। तो ये है पाचन की प्रक्रिया और ये है पोषण की प्रक्रिया। और मुझे लगता है कि ये 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए तो ज़रूरी है ही, चूँकि ये पोषण 10वीं कक्षा में भी पढ़ना है। कंसेप्ट के ख्याल से उन छात्रों के लिए भी ये उपयोगी हो सकती है मेरी बातें। आप सभी दोस्तों से मेरी अपील है, मेरा प्यार भरा आग्रह है कि आप मेरी बात को उन बच्चों तक पहुंचाएं ताकि उनको कुछ लाभ हो सके। नमस्कार, धन्यवाद।